अनुराग भदौरिया जी, धीरेन्द्र कुमार ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं सोनिया गांधी और पूरा ऑपोजिशन। देखिए, जब सही कह रहे हैं, जब बुद्धि तंग हो तो फिर ऐसी बातें करेंगे। भाई, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, पार्लियामेंट को ऑर्डर में रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट के अंदर में जो कोई अपनी बात कह रहा है उसकी बात जाए, उसका माइक बंद ना हो। ये सुनिश्चित करने का काम किसका होता है? सरकार का होता है। ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, जब किसी के साथ अन्याय हो जाए क्या किसी राज्य में, तो कहेंगे मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं हो, तो दरोगा नहीं सुनता तो हम क्या करें? तो फिर दरोगा ऐसा रखा क्यों जो तुम्हारी सुन नहीं रहा है? कमाल की बात करते हैं। देखिए, सवाल ये है, अहंकार की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। अहंकार किसको कहते हैं? अहंकारी। आज नीट के एग्जाम को लेके 25 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। करोड़ फैमिली आज किस तरह से परेशान है, उस पर चर्चा हो जाए तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी ने एनटीए का जो इन्होंने उसकी जो इसको बॉडी बनाई थी एग्जाम करने वाला, उसका चेयरमैन कैसे विदेश भाग गया? इनके यहाँ सारे विदेश कैसे भाग जाते हैं, अमेरिका कैसे चले जाते हैं? इनके यहाँ जाने कैसे दिया जाता है? नीरव चौकसी तो भाग जाता है, यहाँ पे क्या नीरव मोदी तो भाग जाता है, मेहुल चौकसी तो भाग जाते हैं, विजय माल्या तो भाग जाते हैं, ये भी दूसरे वाले भाग गए। अरे सब भाग ही जाते हैं क्या? तो फिर आप खाली हल्ला मचाने के लिए हैं। किसी चोर को आप यहाँ पकड़ नहीं पाते हो, कहते हो तो विदेश भाग गया। कमाल की बात कर रहे हैं। ये नीट के एग्जाम में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के भी एक चचा हैं इनकी पार्टी में, और उनका भी एक विधायक का नाम आ रहा है। उसके बारे में ये बोलना नहीं चाहते। क्यों बोलेंगे भैया? चूंकि ये फंस रहे उसमें। और फिर इसको, और अहंकारी किसको बोलते हैं पता है आपको? एक बार सदन में एक दिन में 78 विधायक को निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना, इसको बोलते हैं अहंकारी, इसको बोलते हैं तानाशाही, इसको बोलते हैं संविधान खतरे में। दूसरों की सरकार गिरा देना। मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार गिराई, जनता द्वारा चुनी सरकार गिराई इन्होंने मध्य प्रदेश में। इसके पहले जिसे आपने देखा क्या इन्होंने गोवा में किया था, इसी तरह से लगातार महाराष्ट्र में इन्होंने तो पार्टियां तोड़ के सरकारें बदल दी। ये भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में अहंकार में डूबी हुई पार्टी है। जनता से इसे कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी बात आपको बता दें, सही रास्ते पे तो जनता ने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही रास्ते पे कर दिया है। और थोड़ा बहुत बचा है, अब अगली बार में 40 सीटें आएंगी। अनुराग भदौरिया अहंकार का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। बात पूरी कर लूं अनुराग जी, मैं आता हूं, फिर आता हूं। मैं पूरी बात कर लूं, मैं आता हूं, फिर आता हूं। मैंने प्रॉपर मौका दिया, समय दिया तो हमें थोड़ा दे दो। अनुराग जी, प्रॉपर मौका दिया। देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं। आप देख लीजिए, थोड़ा और दे दो। 30 सेकंड। मैं फिर आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से आऊंगा। एक राउंड सबका हो जाए, मैं फिर आऊंगा। नहीं आ रहे 30 सेकंड में क्या? अच्छा, जल्दी से बात कह दी, जल्दी से आने की बात कर रहे हैं। अनुराग जी, जल्दी से। मैंने कहा कि सही रास्ते पे तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कर दिया है। 240 पे ला दिया है। अभी भी इनका दिमाग कुछ गड़बड़ाया है। अब 40 पे कह रहे, मुझे 40 पे लाओ। 240 बहुत दे दिया जनता ने। चलिए, हमको 40 पे कैसे आना है? हमको अब शब्दों का इस्तेमाल करना है। अनुराग जी, मैं जवाब लेता हूं। मुझे 40 पे लाओ, 40 पे लाओ मुझे। चलिए अनुराग जी, मैं फिर आऊंगा। अभी के शर्मा जी आपके आरोपों पर जवाब लूंगा मैं उनसे। फिलहाल प्रोफेसर संगीत रागी जी ये कह रहे हैं कि सरकार अहंकार में है। अनुराग भदौरिया ये आरोप लगा रहे हैं और सोनिया गांधी कह रही है अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है एनडीए 3 सरकार में। देखिए, सोनिया गांधी ये अल्पसंख्यक को इसलिए ला रही हैं क्योंकि उनको एक जीत का चस्का थोड़ा सा लगा है। इस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक, जिसे हमने शुरू में कहा था, एक वोट जिहाद जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुरू हुआ था, वो वाकई काम किया है। और कांग्रेस पार्टी को एक बड़े विकल्प के रूप में मुस्लिम मतदाता जो पहले छोड़ करके कांग्रेस चला गया था, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ मुड़ा है। अब उसको सोनिया गांधी कंसोलिडेट करना चाहती हैं। और आपको याद होगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है जी, तब तक इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने आरक्षण नहीं बदला। 10 साल में पिछली दफ़ा उनको 303 सीटें थी। वो चाहते तो बिल्कुल संविधान संशोधन कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन झूठ और फरेब की राजनीति जो है वो कांग्रेस ने चलाया और वो चल भी गया। स्वाभाविक है, बिहार में आरक्षण का ऐसे ही नारा इनके एक दूसरे साथी ने फरेब में चलाया था, वहाँ पर वो चल गया था, तो यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर भी चल गया है। सोनिया गांधी मुसलमानों के वोट को अपने पक्ष में कंसोलिडेट करती हैं क्योंकि उनको कर्नाटक में मिला, उनको तेलंगाना में स्वाद लगा, उसके बाद उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में ये काम किया। दूसरी बात,
जी। मैं इससे इतर जाना चाहता हूं। सच तो यह है कि हिंदू बहुल देश में मुसलमान, जिसे कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक कहती है, वो मुस्लिम मूलता है। इसीलिए अल्पसंख्यक आयोग जब बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तो उसका चेहरा मुसलमान हुए। 20 करोड़ आबादी वाली कोई संख्या अल्पसंख्यक नहीं होती है। और जो सरतन से जुदा करने के नारे सड़कों पर खुलेआम लगाते फिरे, अभी मैं एक देख रहा था कल वीडियो आसाम ने, एक मुस्लिम उठ करके पुलिस को मारने के लिए डंडा से लौट रहा है और फिर कह रहे हैं कि वहां खतरे में है भाई, उस पर अत्याचार हो रहा है। संदेश खाली में कौन अत्याचार किया? हिंदू महिलाओं पर मुसलमानों ने अत्याचार किया। एक नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिसमें मुस्लिम अतिवादी हिंदू महिलाओं के साथ जबरन बदतमीजी नहीं करते हैं, हिंदुओं को धमकाया नहीं जाता है मुस्लिम बहुल इलाकों में। लेकिन फिर भी इस देश में कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, ये तो यहाँ पर तो अल्पसंख्यक खतरे में है, और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है तो उनको एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी ये बयान दे रही हैं। क्या आप सहमत हैं? ये नहीं कह रहे हैं, संगीत रागी कुछ अलग कह रहे हैं। संगीत रागी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वायलेंस के लिए इस देश के अंदर। संगीत रागी कह रहे हैं कि हिंदुओं को इन मुसलमानों से, जो कि बड़े वायलेंट है नेचर में, बचने की जरूरत है। संगीत रागी के हिसाब से मुस्लिम माइनॉरिटीज में होने ही नहीं चाहिए। संगीत रागी की किताबें, संगीत रागी के लेख, संगीत रागी के आर्टिकल्स, संगीत रागी की स्पीचेस सिर्फ इस्लाम और इस्लामोफोबिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप पढ़िए इनकी किताबें, मैंने पढ़ी हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इस्लामोफोबिया एक सेकुलर देश में नहीं चलेगा, ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात, हमारे मित्र के शर्मा जी ने बात की थी, साहब डर गए और हार गए। पिछले कुछ दशकों से मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, पार्लियामेंट के अंदर एक प्रथा थी। वो प्रथा इसलिए थी कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, मित्रतावश चले, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वजह से पार्लियामेंट का काम ना रुके। तो निर्णय यह होता था कि मिलजुल करके एक नाम पे स्पीकर चुन लिया जाएगा, एक नाम पे डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाएगा। स्पीकर क्योंकि संख्या बल हमेशा रूलिंग पक्ष का ज्यादा होता था, उसका हो जाएगा, और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को मिलेगा। यह हमेशा एक प्रथा पिछले कुछ दशकों से थी। लेकिन अहंकार पर श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने निश्चय किया, हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, हम अपोजिशन को न्योता नहीं देंगे, हम अपोजिशन के साथ कंसेंसस नहीं करेंगे, हम दोनों पोजीशंस पे लगे रहेंगे, हम अपने हिसाब से पार्लियामेंट चलाएंगे, और जो होना है होने दो। तो इसको जीत और हार नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है सत्तारूढ़ पार्टी का अहंकार। चलिए, राशिद शरीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए। राशिद शरीफ जी, एक प्रतिक्रिया में राशिद शरीफ की लेता हूं, उसके बाद फिर के शर्मा और प्रियंका गुप्ता। राशिद शरीफ जी, अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है? क्या अल्पसंख्यकों को डरा कर रखना चाहती है कांग्रेस? अल्पसंख्यकों को डरा के रखने की जरूरत नहीं है सर, वो डरने वाले भी नहीं हैं। अभी जो संजीत रागी जी जो इतने ज़बरदस्त मुसलमानों के बारे में बताए हैं कि मुसलमान ऐसे लोग हैं, ऐसे औरतों को छेड़ते हैं, डेली सुनते हैं, डेली देखते हैं, वाह क्या बात है भाई साहब। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, इस तरीके से अगर ख्याल रखे। नहीं, अभी मैं सुना, मैं आपको विशाल जी, अभी मैं सुना, उन्होंने सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। उन्होंने बंगाल के केस का उदाहरण दिया, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, अपनी बात पूरी करिए। मुसलमानों के खिलाफ अगर बात करेंगे तो ये महसूस करना कि यहाँ पे राशिद शरीफ भी बैठा हुआ है। आप ये महसूस करना कि यहाँ पे राशिद शरीफ खाली का उदाहरण दिया था, बस मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। आपकी नीति, मुसलमानों को उसमें मत जोड़ लीजिए। प्रधानमंत्री आपके सुनिए विशाल जी, आपके प्रधानमंत्री आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ आपके प्रधानमंत्री हैं। बाल ठाकरे की उसको पलटा देते, पूरे मुसलमान जानते हैं कि ऐसा उनका त्रिशूल निशान था, वो पलटा देते, उनका ऑफिस है। इतना जुल्म, इतना झूठ। अरे यार ये बता, आप मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या बात है वो सिर्फ बीफ की बात है, वो समझो वो बात तू, बीफ की बात है। यहाँ के लोग नहीं खाना, बाहर के लोग खाना, इतनी झूठ बोलते हैं आप। अरे आपका प्रधानमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री है, योगी साहब है, सो खाली मुसलमानों के पीछे बुलडोजर लिए कि चले, बुलडोजर दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। मस्जिदों के पीछे चले, मदरसों के पीछे चले, हाँ घरों के, मुसलमान के घरों के पीछे चले, क्या बोलते अवैध घर है। अरे भाई साहब, बना कैसा, क्यों बना, क्या बना, लाइट आया, नल आया, वहां पे सब चीज आए, कैसा आया वहां पे, बताइए ये सब चीजें कैसा। मैं जवाब लेता हूँ, राशिद शरीफ जी। आप ऐसो बस अपनी, चलिए मैं जवाब लेता हूँ, राशिद जी जवाब लेते